कान जल के ऐसे मुड़ गए इतने छोटे। यहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोग को, ये पूरा कान जो है सबसे पहले कान जल के मेरा इतना छोटा सा हो गया था बिल्कुल। सबसे पहले डॉक्टरों ने मेरे मुंह के अंदर का जो गाल के अंदर का स्किन होता है वो स्किन काट के निकाल के मेरे आँख में लगाया किया। उसके 1 महीने के लिए मुझे घर भेजा गया रेस्ट के लिए। 1 महीने के बाद जब मैं घर आई वापस हॉस्पिटल फिर से आई, तो जो ये दांत होता है ना हमारा, दांत के जो नीचे का हड्डी होता है वो काट के निकाला उन्होंने। निकाल के यहाँ मेरा दांत जो उसके ऊपर लगाया गया। फिर 2 महीने रेस्ट। 2 महीने के बाद फिर मेरा दांत और मसूड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा काट के निकाल के फिर यहाँ काट के लगाया गया मेरे। सबसे बड़ी बात है मेरा बेटा 4 साल का हो गया, लेकिन मैंने अपने बच्चे को आज तक नहीं देखा कि कैसा दिखता कि मेरा बच्चा कैसे दिखता है। जब मैं उसको रेडी करती हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कैसे दिख रहा है, तो मुझे नहीं दिखता। मैं फील कर सकती हूँ, मैं उसको छू के मैं महसूस कर सकती हूँ कि कैसा वो दिख रहा है, लेकिन देख नहीं सकते। अरे मैं पर्सनल आप बहुत गाड़ी में उसने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। और वो अकेला था उस टाइम पे? वो बाइक में था, 2 लड़के थे, वो और उसका दोस्त था। वो पीछे बैठा था? हाँ पीछे बैठा था, हाथ में उसके तेजाब थे और मैं साड़ी पहन के थी। और वो मेरे घर में घुस के मेरा मुंह हाथ बांध के मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी उसने। 10 लड़कों को बुलाकर मेरा रेप भी करना चाहा था उसने। मुझे नींद की गोलियां खिला दिया था उसने। मेरी मम्मी का हाथ पैर उसने बांध दिया था। आपकी मम्मी आपके घर में आ गई? मेरे घर में घुस के। और वो जो मेरी जिंदगी बदली वो एक मैं इंस्टीट्यूट में रिसेप्शन में जॉब कर रही थी, वहीं पे ये लड़के से मैं मिली थी जिसने तेजाब डाला मुझ पे। कहाँ पे करते थे ये? वेस्ट बंगाल में करते। और वो लड़का क्या जॉब कर रहा उस टाइम पे? वो इंडियन आर्मी में था, जो फायर ब्रिगेड होता है आर्मी में, जो गाड़ी वगैरह चलाते। अच्छा उसमें था वो? उसमें था वो। और लड़का कहाँ का था वो था हरियाणा का ही था। अरे भाई हरियाणा का नाम, पहली बार किसी ने हरियाणा का नाम डुबा दिया भाई। लड़के ने बहुत बार प्रपोज किया था, उसकी बहनों ने मुझे कहा कि मेरे भाई से बात करो। नहीं उसकी बहनों को अपने कहा नहीं, अपने भाई को बोल दे मेरे पीछे ना आए। हाँ उसको पता था। मैं उसको कहती थी कि देखो इन सब में मेरा टाइम नहीं, बिल्कुल भी ना मैं ये कर पाऊंगी। आप देख पा रहे हो कि मेरा फेस थोड़ा देखने लायक है। जब मुझ पे तेजाब डाला गया था तो मेरा चेहरा फूल के इतना बड़ा हो गया था कि किसी को पहचान में भी नहीं आ रहा था। नहीं किसी को पहचान में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे पहचान नहीं पा रही थी। शादी लव मैरिज अरेंज मैरिज सच बताना? लव मैरिज लव मैरिज है। कहाँ मिले थे पहली बार? आप वेस्ट बंगाल में गए को जॉब करते थे? फेसबुक पे मिले थे पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा आपने मैसेज किया था? मैंने किया। चलो मैं मुसलमान और ये हिंदू है। इंटरकास्ट है। अच्छा कास्ट में अलग है। ये पंजाबी हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर राम राम। तुम्हारे साथ देखना है कि फ्रेम में जो चाह आपने बहुत इंटरव्यू देखे हैं, बहुत स्टोरी सुनी, लेकिन एक ऐसी स्टोरी है आप सुनोगे ना आपका आँखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? उसके लिए आपको कोई स्टोरी सुननी पड़ेगी मैम की कि कोई लेडी इतनी ब्रेव हो उसका कि इतना कुछ हो जाए लाइफ में, लेकिन फिर भी एक उठ का मतलब आगे भी फ्यूचर की सोच है। क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, लेडीज के साथ भी कोई एसिड फेंक दे मुंह पर, तो वो मैं आत्महत्या की कोशिश सोचे भाई मैं कैसे मरूं। लेकिन मैम ने भी इतना सोचा कि मैं दूसरों को मोटिवेट करूंगी, मेरे साथ तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे मैं किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, उनको इसके लिए भी आगे अवेयर करूंगी। तो मेरे साथ रेशमा खातून। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत चैनल। थैंक यू सर। कैसे मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। आपसे मिलके मतलब पहली बार एक होता है कोई लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग भी उसका है, पहली बार देखा मैंने लाइफ में। होता है सर। देखिए अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, बदल नहीं सकते। हाँ। लेकिन अगर हमने सुसाइड कर लिया, लाइफ को खत्म कर दिया, तो वो बंदा जीत जाता है जो जिसने ऐसा किया है ना। हाँ। और मेरी जीत है कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगी कभी। और ये तभी जीतेगा वो जब मैं हार मानूंगी, और मैं हार जाऊँ ये कभी हो नहीं सकता। अरे ये जज्बा आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जी बिल्कुल। तो भाई जी राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई। और लग रहा है आपके स्माइल में देख के। तो मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहते हो, बहुत लेडीज भी मिलना चाहते, जेंट्स से मिलना चाहते, हरियाणा से, यूपी से, ऑल इंडिया से कहाँ मिले? लोकेशन बता दो एक बार। लोकेशन तो प्रॉपर देखिए, हम गाजियाबाद लोनी में रहते हैं। हाँ। अगर कोई मिलना चाहता है तो वो गाजियाबाद आ सकता है, और इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दे। हाँ तो फिर हम मिल सकते हैं। एनी टाइम 24 घंटे? हाँ बिल्कुल, कभी भी अपना घर समझ के। हाँ नहीं मैं रहते हो दिल्ली में, आपका मायका कौन सा है? मायका समझते हो? मायका? हाँ जैसे कि भाई हाँ मेरा घर है पियर। मेरा तो मायका जो है वो वेस्ट बंगाल से में है।
हाँ, तो एक्सीडेंट भी मेरा वहीं हुआ अच्छा, था। वेस्ट बंगाल में? हाँ, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो है मेरी ट्रीटमेंट वगैरह चली कोलकाता में। फिर अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल में कोई हॉस्पिटल नहीं था उस टाइम पे? वेस्ट बंगाल में था, एक में एडमिट हुई थी मैं, हाँ। आनंद लोक उसका नाम था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 6 दिन थी मैं। उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं हो ज्यादा सकती। क्रिटिकल सिचुएशन हो गया आपके हाँ, में? बहुत बहुत बुरा हाल था। अभी तो आप देख पा रहे हो कि मेरा फेस थोड़ा देखने लायक है। जब मुझ पे तेजाब डाला गया था तो मेरा चेहरा फूल कितना बड़ा हो गया था कि किसी को पहचान में भी नहीं आता था? नहीं, किसी को पहचान में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे पहचान नहीं पा रही थी, इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। हाँ, तो जी आप कहाँ से हो? पंजाब से मैं। होशियारपुर। पंजाबी मुंडे आप तो। आप तो समझ लियो हरियाणवी। हाँ जी, पूरी। अब तो हिंदी बोलनी पड़ेगी, मैं को समझ में नहीं आएगी ना। हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा। आप बोले मैम पंजाबी प्रॉपर? हाँ बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। जो आता बोल के दिया आज थोड़ा। हाँ, पंजाबी मुझे कुछ लैंग्वेज आती है, जैसे कि क्या बोलूँ मैं। चलो बस आप मुझे बताओ। बोलो, मैं हाँ, बोलो, reply आप कर कुछ बोल, कुछ भी बोल दे। फिटे मुँह तेरा। हाँ, मुझे जब गुस्सा आता तो मैं कहती हूँ तो फिटे मुँह तेरे। इसका मीनिंग पता है? हाँ, मतलब ऐसे ही ना, क्या कहते हैं उसको? भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ, भाड़ में वैसा कुछ। उसके बाद कोई अगर कह रहा है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया, तो हाँ जवाब देना आहो बोल देते। अच्छा हो। हाँ, तो इस तरीके से। आपके उसे वेस्ट बंगाली में क्या कहते हैं इसको? फिटे मुँह तेरे बाढ़ में जा इसको? उसको क्या कहते हैं बंगाली में, पता नहीं मुझे। जैसे चला जा यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं? जा चले जाए खंती के। अरे भैया हमें तो पता ही नहीं क्या चले जाए खंती के ऐसा बोलते हैं। अब कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम की, और तुम कहाँ से हो, तो तुम्हें कोथाई थी के, ऐसे बंगाली में बोलता है। मतलब बिहारी और वेस्ट बंगाल सेम है क्या लैंग्वेज? नहीं, बिहारी अलग होता है। बिहारी में आई थिंक भोजपुरी भी लैंग्वेज होते हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, वो तो मैं पता नहीं। वो अलग है, बिहारी और बंगाली अलग है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने साल हुए दिल्ली में रहते हुए? यहाँ पे मैं आई थी 2018 में। और 2024 6 साल हो गए? हाँ, 6 साल हो गए मेरे, क्योंकि जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी वो हुई थी 2014 में। हाँ, तो ऑन कैमरा सब देखते हैं, मैं ऑफ कैमरा जानेंगे आपकी जिंदगी के बारे में। कितने पढ़ रहे हो आप? समझ नहीं आया क्या? कितने पढ़ाई की स्टडी कितनी करती है? अच्छा, मैं बहुत बहुत कम पढ़ी हूँ। जैसे कि जब मैं छोटी थी 6 साल की, तभी मेरे पापा ने हमें छोड़ दिया था। तो मेरी मम्मी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। तो मैंने सिर्फ 5 क्लास तक ही मैं पढ़ी हूँ, लेकिन उसका भी फाइनल एग्जाम में दे नहीं पाई। अच्छा। क्योंकि हम 3 बहन 1 भाई थे, और मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी को मैं सपोर्ट करूँ। चारों नहीं पढ़े या सिर्फ आप नहीं पढ़े उस टाइम पे? कहाँ, मैं नहीं पढ़ पाई। तो मैं जो सबसे बड़े हो आप? नहीं, सबसे छोटी। अच्छा, सबसे छोटी। हाँ, सबसे छोटी। दोनों बहनों की तो शादी हो गई थी, और मैं और मेरा भाई मुझसे छोटा वो थे। तो घर में सपोर्ट के लिए कोई था नहीं। मम्मी अकेले बेचारी काम करके 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल झेला है लाइफ में। तो मुझे था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगी, तो मैंने अपना पढ़ाई छोड़ के मैंने जॉब स्टार्ट किया था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं क्या जॉब करने लगे थे आप? मैंने पहला काम जो किया था वो सेल्स गर्ल का किया था। मतलब कपड़ों की दुकान में मैंने वेस्ट बंगाल में? हाँ, वेस्ट बंगाल में किया था। तो मेरी लाइफ की जो पहली स्टार्टिंग सैलरी थी, मैं आपको वो भी बता दूं, 1600 रुपए से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। कितने 2000 कितने की बात है ये? आई थिंक 2011-12 की बात है। उस टाइम वो होती तो नहीं थी, आपको कम मिल रहे थे? हाँ, तो इतना ही उस टाइम आई थिंक इतना ही होता था। तो मेरा स्टार्टिंग मैंने उससे किया था। फिर वहां से मुझे और ऑफर आया मेरे हाइट लुक के वजह से। एक्सीडेंट से पहले ठीक ठाक दिखती थी मैं, तो हाइट लुक के वजह से जो है और भी ऑफर आए। तो ऐसे करते करते मैंने पहले एक सेल्स गर्ल का काम किया, फिर कॉस्मेटिक शॉप में काम किया। उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी बदली, वो एक मैं इंस्टीट्यूट में रिसेप्शन में जॉब कर रही थी। वहीं पे ये लड़के से मैं मिली थी जिसने तेजाब डाला मुझ पे। कहाँ पे करते थे ये? वेस्ट बंगाल में करते। और वो लड़का क्या जॉब कर रहा उस टाइम पे? वो इंडियन आर्मी में था, जो फायर ब्रिगेड होता है आर्मी में, जो गाड़ी वगैरह चलाते। अच्छा, उसमें था वो? उसमें था वो। और लड़का कहाँ का था वो था हरियाणा का ही था। अरे भैया, हरियाणा का नाम पहली बार किसी ने हरियाणा का नाम डुबा दिया भाई। हरियाणा का ही था वो। तो वही वो, लेकिन उसका पोस्टिंग जो है वो बंगाल में थी।
तो जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे 2 लड़की और थी जो उनके उसका मुंह बोला भाई था, शायद पड़ोस में रहता था उस लड़की का था वो? उस लड़की का। तो वो जो है उन दोनों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए आता था। वहीं पे उसने मुझे देखा था और देखने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया। नहीं मैं आपको देखा तुरंत प्रपोज किया 10 दिन चक्कर काटते नहीं, हुए? पहले उसने बहुत दिन तो वो आया गया, उसके बाद उसने अपनी बहनों से बात किया कि अपनी फ्रेंड को बोलो मुझसे बात करने के आपने लिए। रिस्पांस दिया उसको? नहीं, मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मैं सच बोलूं तो मैं उस टाइम जैसी थी अभी भी वैसी हूँ। मुझे सबसे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ अपने काम पे। या उस टाइम पे ऐसा भाई और किसी के साथ रिलेशन में हो ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं था कुछ भी, क्योंकि मेरा जो मकसद था एक ही कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। तो शुरू से ही मेरा एक ही है कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ और आज भी मैं सेम वैसी हूँ, मेरे काम में मैं बहुत फोकस करती हूँ। तो ऑफर बहुत आते थे, ऐसा नहीं कि वो पहला लड़का था, लेकिन मैंने कभी उन सब चीजों में मैं गई। आपका ध्यान फैमिली की तरफ था? सिर्फ मेरा था कि मैं अपनी माँ को सपोर्ट करूं, क्योंकि बचपन से मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ झेलते देखा है। अकेली और 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना छोटी बात नहीं होती है। तो इसीलिए मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपनी माँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, उनको एक अच्छी जिंदगी दूं जो मेरे पापा नहीं दे पाए। तो इसी में के लिए मैं काम करती थी, मेहनत करती थी। लेकिन उस लड़के ने बहुत बार प्रपोज किया था, उसकी बहनों ने मुझे कहा कि मेरे भाई से बात करो। उसकी बहनों अपना कहा नहीं, अपने भाई को बोल दे मेरे पीछे ना आए। हाँ, उसको पता था। मैं उसको कहती थी कि देखो इन सब में मेरा टाइम नहीं, बिल्कुल भी ना मैं ये कर पाऊंगी। लेकिन वो कहते थे दोस्ती करना है, सिर्फ दोस्ती करना है, तुम बात कर लो। तो जब बहुत ज्यादा कोई बार बार फोर्स करा तो मुझे था कि चलो एक बार बात कर लेती हूँ। आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे? और मैं सिर्फ 18 साल की थी। अरे और वो कितने साल का था? आई थिंक वो 30 या 32 का था। अरे वो इतना उसको शर्म भी नहीं आया भाई ऐसे जल्लाद आदमी को भाई? तो काफ़ी बार ऐसे उसने किया। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, तो मैंने बात कर लिया। फिर बात स्टार्ट हुई तो बात करते करते थोड़ा सा था कि हाँ मैं सच बोलूँगी। थोड़ा सा 6 महीना चला गया दोस्ती में, तो थोड़ा सा मेरे तरफ से भी की फीलिंग्स जगी कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है, आर्मी में है। तो देखिए आर्मी का जब नाम आता तो दिल में भारत के लिए, देश के लिए प्यार अलग ही जगता है ना। हाँ। तो मुझे था कि देश का सेवा कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर ये लड़का लाइफ में आता है तो अच्छा होगा। तो 6 महीने बीतने के बाद अचानक मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने पहले बताया ना? नहीं उसकी बहनों ने बताया था, बताया? किसी ने नहीं बताया था, किसी ने भी नहीं बताया था। एक्चुअली मेरा फोन हो गया था खराब। अच्छा। तो उसने अपना फोन मुझे दिया था कि कुछ टाइम के लिए तुम यूज करो। तो उसके फोन में रिकॉर्डिंग थे, वो उसकी वाइफ की? हाँ उसकी वाइफ की, वो हरियाणी में बात कर रहे थे। तो मैं समझी नहीं। तो मेरी 2-3 फ्रेंड थी, तो मैंने उनको सुनाया कि ये क्या बोल रहा है, बोल के क्या किससे बातें हो रही है। तो हरियाणी में बात हो रही थी कि तुम्हारी माँ बहन यहाँ बहुत परेशान कर रही है मुझे। तो ये हरियाणी में वो कह रहा था अच्छा, कि तू क्या चाहती कि मैं वहाँ के तुझे लेके आ जाऊँ, मैं काम ना करूँ, इस तरीके से। तो वो रिकॉर्डिंग कम से कम 15 से 20 बार मैंने सुने, मेरे दोस्तों ने सुना। फिर हमें पता चला कि अपनी वाइफ से बात कर रहा है, कि मैरिड है। तो मैरिड है। तो मैंने बुलाया कि इतना बड़ा धोखा यार। कोई भी रिश्ता जो एक होता है ना, वो भरोसे के बलबूते पे स्टार्ट किया जाता है, लेकिन वो जब झूठ से स्टार्ट होती तो वो टिकता नहीं कभी भी। तो जब मुझे ये चीज पता चला कि वो शादीशुदा है तो मैं पीछे हट गई। मैंने बोला कि नहीं, देखो मैं खुद एक लड़की हूँ, एक लड़की होकर एक लड़की की जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं कर सकती। और जबकि ये चीज मेरी जिंदगी में पहले ही हो चुका है। बचपन में मेरे पापा ने दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। पति के जाने के बाद मेरी माँ ने कैसे हमें पाल पोस के बड़ा किया वो मैं बचपन से देख रही हूँ। लेकिन वही चीज मेरी वजह से किसी और लड़की का लाइफ में ये मैं कभी होने नहीं दे सकती, है ना। तो यही एक चीज था। ये उसके बाद ये भी पता चला कि उसका और एक लड़की के साथ अफेयर है, उसी जगह वेस्ट बंगाल में। हाँ वेस्ट बंगाल में। बीवी तो उसकी है ही, और मुझसे मिलने के 3 महीने बाद और एक लड़के से उसका अफेयर है। तो इतना बुरे लड़के के साथ कौन अपना लाइफ चाहेगा आगे? मतलब आर्मी में भी कलंक है। हाँ, आर्मी में भी कलंक है वो। तो मैंने बोला कि नहीं, बस मैंने फिर बिल्कुल मैं पीछे हट गई। लेकिन फिर वही पागलपन कि नहीं करना है मुझे, तुमसे करना है, मैं बीवी को छोड़ दूंगा। शादी के लिए बोल रहा था? हाँ, शादी के लिए। मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, मैं अपने घर वालों को छोड़ दूंगा, मैं तुमसे करूंगा। मैंने बोला कि नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं थी भी 18 साल की, है ना। वो था भी 30-32। चलो एक तरफ पसंद कर रहे थे, एज का कोई मैटर नहीं करता, लेकिन शादीशुदा, फिर दूसरी लड़की लाइफ में। तो जब वो लड़का एक दूसरी लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ सकता, शादी के 4 साल भी वो अपनी बीवी का ना हो सका, तो मेरा क्या होगा, है ना।
तो वो तीसरी लड़की के लिए मुझे नहीं छोड़ेगा, इसका क्या गारंटी है। तो इसलिए हमने मना कर दिया घर पे। ये आपको कब पता चला कि एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है वो? वही जब मुझे शादी का पता चला, अच्छा। उसके बाद ही उसकी तुरंत मुझे पता चल गया उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। अच्छा अच्छा। हाँ इसको लेके आपने बात की फिर वही तेरा एक और हाँ, मैंने बोला, मैंने फिर उस लड़की से मिली। वो लड़की ने अपना हाथ उद भी काट लिया था, अपनी कलाई वगैरह काट ली उसी के लड़के? हाँ, उसी लड़के के चक्कर में कि शादीशुदा भी है लड़की भी, मतलब उससे उसको भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया। अच्छा। मतलब 2 लड़कियां एक साथ घुमा रहा था, एक बीवी, 3 लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा था। हाँ, तब सोचो कितना बुरा हो सकता है वो। चलो आपने उसको मना कर दिया भाई मेरे पीछे हाँ, फिर भी आपके पीछे आता रहा फिर वो? भी मेरे पीछे आते रहा बहुत ज्यादा। मतलब 1 साल तक तो मेरे घर के आगे पीछे वो राउंड मारता, मैं जहाँ जाती मेरे पीछे पीछे आता। जहाँ मैं रहती थी घर के पीछे एक बड़ा सा मैदान टाइप था, वहां बैठा रहता था। अच्छा। कि नहीं करना है शादी, मतलब एक होता ना साइको टाइप हो जाता है कि करना है तो करना है, मतलब कोई चीज हासिल करनी तो वो करके। तो इसे हम प्यार नहीं कहेंगे, हम इसे पागलपन कहेंगे। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो कभी आप उसे तकलीफ में नहीं देख सकते हो। और वो मेरे घर में घुस के मेरा मुंह हाथ बांध के मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी उसने। 10 लड़कों को बुलाकर मेरा रेप भी करना चाहा था उसने। मुझे नींद की गोलियां खिला दिया था उसने। मेरी मम्मी का हाथ पैर उसने बांध दिया था। आपकी मम्मी आपके घर में आ गई? मेरे घर में घुस के। और वो बंदा आर्मी में? हाँ, सुबह 6 बजे घुसकर घर में काम वाली थी, उसको पता नहीं क्या बोला उसने, वो चली गई। घर में मेरी मम्मी सो रहे, आके उसने मुझे पहले मेरा मुंह ऐसा दबा के पहले नींद की गोली खिला दी। मैं तो नींद की गोली खाते बेहोश। फिर उसके बाद उसने मेरी मम्मी का पैर हाथ बांध दिया। फिर जब मेरी नींद खुली तो मेरे बगल में बैठा हुआ, मेरी हाथ ऐसे बेड में बंधे हुए, मेरे पैर बंधे हुए। तो मतलब ऐसा लोग सोचेंगे कि बनावटी स्टोरी है, लेकिन ये रियल में मेरे साथ हुआ है ये सब चीज। और इतना छोटा सा चाकू जो होता ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर का, वो चाकू सा लेके बैठा था कि हाँ, शादी करोगे कि नहीं करोगे बताओ, नहीं तो मैं इससे अभी तुम्हारा नस काट दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा, इस तरीके से। आपने फिर कैसे छुटवाया उस टाइम पे? तो उस टाइम में एक तो मुंह पे मेरा इतना कपड़ा उसने ठूस दिया था, बहुत ज्यादा, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो बहुत रो रही थी, मतलब आप सोचो ऐसा लग रहा था कि मौत को सामने से देख रही हूँ मैं। ऐसा भयानक सिचुएशन जिंदगी में पहली बार। और हाथों से इतना ब्लड आ रहा था, पैर से आ रहा था, लेकिन उसको इतना ये नहीं हो रहा था कि मैं खोल दूं, नहीं, सिर्फ इतना ही कह रहा था शादी करोगे कि नहीं करोगे बोलो, अगर अभी तुमने ना बोला तो अब भी मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरीके से। पागल। हाँ, खुद भी मर जाऊंगा। मैं फिर बोल रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी कि नहीं बोल तो पा नहीं रही, मुंह में कपड़े ठूसे हुए। मैं सर से कहती नहीं करेगी, नहीं करूंगी, मैं सर ही हिला रही थी, नहीं। तो बहुत मुश्किल हुआ, फिर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। तो चुप हो जा बोल के चुप हो जा, वो मुंह ऐसे करा था। तो मैंने पहले बोला कि ऐसे सारे से कपड़े हटाओ बोल के, मुंह का कपड़ा हटाए बोल के, आप बोल रही करेगी नहीं करेगी ऐसे। मैंने फिर बोला कि ये बता मेरी मम्मी कहाँ है। तो बोला कि वो है, पहले बता। मैंने कि मेरी मम्मी को बुलाओ, फिर मैं जवाब दूंगी कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना। और मेरी मम्मी को उधर उसने रूम में बांध रखा, मुझे पता नहीं बिल्कुल भी। और मैं फिर भी नहीं मान रही थी, तो फिर मेरे सामने उसने फ़ोन निकाला और कॉल किया कि कहाँ हो तुम लोग। तो उधर से पता नहीं झूठ मूठ का कॉल करा था कि सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो चुप से आना और ठीक से आना, बिल्डिंग में कोई देखना नहीं चाहिए। और 1-2 नहीं, पूरे 10 लड़के मिल के आना। अगर आज इसने शादी के लिए मना किया तो आज 10 से मिल के इसका रेप करेंगे और कहीं इसको मुँह दिखाने का लायक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वो मेरे सामने बोल रहा है। मैं तो डर से मेरी हालत खराब। वो सिचुएशन इतना भयानक था कि मैं जब भी सोचती हूँ तो मैं रोए खरा हो जाता। मैं क्या है, ऊपर से आपको बांध रखा था मुझे बिल्कुल। हाँ, तो मैं बहुत बोल रही थी कि बोलो करना है कि नहीं, मेरा हाथ पैर खोलो फिर मैं बताऊंगी। मैं ऐसे रो के बोल रही थी। तो उसने मेरा एक हाथ खोल दिया था, एक हाथ खोला, अब बताओ करोगे कि नहीं। मैंने बोला कि मेरी मम्मी को बुलाओ, पहले उनके सामने बोलूंगी। तो बोला मैं लेके आऊंगा तो चुप हो जाओगे? उनके हाँ हो जाऊंगी। वो जैसे रूम से बाहर गया, स्लाइडर वाला ऐसे खिड़की था यहाँ पे बेड के सामने, तो मैंने ऐसे उसको किया करके और मैं खिड़की को जोर से पकड़ ली। खिड़की को पकड़ के बाहर में झाँक रही थी कि कोई दिखे तो मैं हेल्प के लिए बुलाऊं। और दोपहर का टाइम हो चुका था, वैसे भी कोई नहीं आता। 2-2:30 बजे का टाइम, बिल्कुल सुनसान, और गली के अंदर था घर मेरा, और गली में कोई भी नहीं आ रहा। किस्मत अच्छी थी, एक बूढ़ी लेडी थी, वो जा रही थी, घर का काम वगैरह करती है वो औरत। तो दोपहर के टाइम वो जा रही थी, तो मैं चिल्लाने लगी वहाँ पे कि आंटी मुझे बचाओ बोल के, मेरे घर में कोई घुस गया है और रस्सी उससे मेरा हाथ पैर बांध दिया, प्लीज किसी। पास में वहाँ पे एक क्या कहते क्लब होता था पहले, जहाँ पे लड़के बैठे हुए रहते थे बहुत सारे। तो क्लब हाउस था वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे रहते थे।
तो मैंने वो आंटी को बोला कि आंटी पास में क्लब घर है, तो यहाँ पे प्लीज़ किसी को बुलाओ मेरी मदद करने के लिए। मेरे घर में एक लड़का घुसा है, मुझे हाथ पैर बांध दिया है और वो ऐसे रेप का धमकी दे रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। अपर ग्राउंड में मेरा घर था, एक ही तल्ले के ऊपर। तो वो खड़े होकर सिर्फ देख रही, उनके आंटी बुलाओ, उतने में वो भाग के आ गया। कह रहा है कि आंटी जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बात है, ऐसे बोल रहा है। तो मैंने बोला आंटी हस्बैंड वाइफ नहीं है, मैं इसको जानती नहीं। मैंने बोला मैं इसको जानती नहीं, और हाथ में मेरा रस्सी झूल रहा था। मैंने बोला देखो मेरा हाथ बांध रखा है इसने। अच्छा। तो वो कह रहा कि छोड़ खिड़की, तो मैं चाकू मार दूंगा हाथ में। मैं बोली कि मैं छोड़ूंगी नहीं, तो चाकू मार दे, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वो था मेरा, लेकिन मैं छोड़ी नहीं। आंटी फिर गई, वो लड़के को बुला के लाई। फिर वो 10-12 लड़के मिलके मेरे घर के बाहर आए, दरवाजा ठोकने लगे, तब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने उसको बोला आगे तेरे बाप, अब तू कर ले जो करेगा। मतलब आंटी भगवान का रूप था हाँ, आपके लिए। वो आंटी सबको बुला के ले आई। तो उस दिन उनके वजह से मैं बच गई, लेकिन मैं बोली कि मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रही हूँ। तो उन्होंने उसको आई थिंक डांटा उटा, पीटा। फिर उन्होंने बोला कि अगली बार अगर इसके आगे पीछे देखोगे तो पुलिस में डाल देंगे। उनको पता चला आर्मी में है, तो उन्होंने बोला एक मौका दे दो। मैंने बोला कि आज ऐसे किया, फिर वो ऐसे करेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने बोला पहले मेरी मम्मी को देखो कहाँ पे इसने क्या किया। दरवाजा बाहर से लॉक, दरवाजा जब खोला तो मेरी मम्मी अंदर बैठ के रो रही है। उनका हाथ ऐसे बांध रखा, उनका पैर ऐसे बांध रखा, उनके मुंह में भी कपड़े ठूस रखा। बताओ। जैसे जाके उन लोगों ने खोला, मेरी मम्मी भाग के मेरे पास आई, पूरा मुझे पकड़ कर रोने लगी। तो मैंने उनको पूछा कि क्या किया उसने आपके साथ में। तो बोला कि मैं इस रूम में थी, 3 BHK का फ्लैट था हमारा, दूसरे रूम में थी, वहां से मम्मी को वो घसीट के लेके गया उस रूम में। वहां घसीट के ले जाके बोल रहा कि बेटी का कमाई खा रही है तू, बेटी का कमाई खा करके मोटी हो गई, मोटी भैंस हो गई, बोल के एक थप्पड़ मारा था उसने मेरी मम्मी को। इस बात के लिए तो मैं जब तक जिंदा ना, इस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती कि उसने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरी माँ तक को थप्पड़ मारा। आपके और भाई बहन कहाँ पे थे उस टाइम पे? मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी उस टाइम। भाई? हाँ, मेरी भाई जो छोटा था तो वो पढ़ाई भी करता था। तो वो उस टाइम गया हुआ था। अच्छा अच्छा। तो घर में हम सिर्फ 2 थे और काम वाली थी। 11-12 बजे की बात थी? हाँ, सुबह वो 6-7 बजे आया था। और ये जब ना मुझे नींद की गोली खिला दी, और मैं कितना देर सोई मुझे नहीं पता, दोपहर के टाइम ये सब स्टार्ट हुआ फिर। अच्छा, आपकी आँख खुली तब पता चला? हाँ, तब मुझे पता चला मेरी हाथ बंधी हुई है। हाँ। मेरा पैर बंधा हुआ है। उसके बाद फिर आगे पीछे है आपके वो? नहीं, उसके बाद तो पुलिस कंप्लेन उन्होंने करने नहीं दिया। बोला कि कोई बात नहीं, एक मौका दे दो, आर्मी में है तो अगली बार ऐसा नहीं करेगा, कसम खा रहा है बोल के। अच्छा। तो उसको यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर मैं उस टाइम कंप्लेन करती तो शायद आज मैं ठीक होती, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर 6 महीने तक तो बिल्कुल शांत था, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 6 महीने के बाद फिर से कॉल आना स्टार्ट हो गया, और मैं कहीं जा रही तो फिर से पीछा करना स्टार्ट हो गया, फिर से हो गया। और उस टाइम मैं 19 साल की हो चुकी थी मई मंथ में, और ये दिसंबर की बात है, ठंड का टाइम था। मैं कोलकाता गई हुई थी एक प्रोग्राम के लिए। उस टाइम भी मैं स्टेज शो वगैरह कर रही थी। तो मैं एक इवेंट के लिए गई हुई थी कोलकाता। वहाँ से वापस आई मैं 9 तारीख को, और 10 तारीख को जब मैं रेडी होकर, मेरा एक फ्रेंड था उसका बर्थडे पार्टी था, वहाँ मैं जा रही थी। मेन रोड में थी मैं, चलती गाड़ी में उसने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। और वो अकेला था उस टाइम पे? वो बाइक में था, 2 लड़के थे, वो और उसका दोस्त था। वो पीछे बैठा था? हाँ, पीछे बैठा था, हाथ में उसके तेजाब थे, और मैं साड़ी पहन के थी और मैं जा रही थी घर से। उससे पहले मुझे 2-3 कॉल आए थे। उसके अननोन नंबर से मुझे बहुत सारे वीडियो भेज रहा था कि 2 लड़का लड़की बैठे हैं, लड़के ने लड़के को गोली मार दी, कभी किसी ने चाकू मार दी, मतलब खून खराबे वाला। वो खुद ही भेज रहा था अलग अलग नंबर से। तो मैंने उन सब चीजों को भी इग्नोर किया। आपने सोचा नहीं कि ये मेरे साथ? मैंने सोचा नहीं कि ये मेरे साथ होने वाला, मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन फिर 6 महीने के बाद एक बार कॉल आया कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। मैंने बोला कि यार ये सब खत्म हो चुका है, अब तो मुझे छोड़ दो, बोल के मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा और घर घुस के इतना बड़ा हादसा करने के बाद फिर कौन लड़की चाहेगी। अब अच्छी थी तो मेरे साथ इतना कुछ कर दिया उसने, और शादी कर लेती तो क्या नींद आती कभी मुझे उसके साथ? कभी भी नहीं। तो फिर मैंने तो ना ही किया, कि उस टाइम भी मैंने किया ना। तो बोला कि उस टाइम मुझे उसने एक वर्ड बोला था कि अगर तुम मेरी नहीं हो पाओगी ना, तो मैं तुम्हें किसी और से कभी शादी भी नहीं करने दूंगा। उसने ये वर्ड मुझे बोला था लास्ट टाइम। ये वर्ड? हाँ, लास्ट वर्ड उसने मुझे ये बोला था। अच्छा, फिर आप कार में इवेंट में जा रहे थे? हाँ, मैं नहीं, एक पार्टी थी दोस्त का, बर्थडे था उस दिन 11 तारीख को।
तो उस वहीं हम जाते, और जिसका बर्थडे था उसको भी उसने बोला, उसका भी बातचीत होता था पहले, ये सब कांड होने से पहले, तो उसको ही बोला था तेरे बर्थडे में तुझे इतना अच्छा गिफ्ट दूंगा ना मैं कि तू याद रखेगा। अच्छा। उसको भी। तो जब हम बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, मेन रोड में थे, घर से जब निकली तो मैंने देखा 2 लड़कों को, मैंने फेस नहीं देखा था उस टाइम, अच्छा, लेकिन मैंने देखा पलट के ऐसे खड़े थे, बिल्कुल ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए थे, हाथ में पूरा उन्होंने जैसे पहन के रहते वो सब, हाँ पूरा ब्लैक कलर का ड्रेस पैर तक में पहन के मेरे घर के ठीक बाहर, गली के बाहर, मैंने जब गाड़ी टर्न किया ना तो मेरी नजर पड़ी उन पे। तो जब हम जाने लगे, मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ थी, तो हम जब जा रहे थे तो वो बाइक हमारे गाड़ी के आगे पीछे कभी इधर हो रहे थे। तो आपने फिर भी नहीं सोचा? मैंने फिर भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं गाड़ी में रहती हूँ तो मिरर डाउन रहता है, क्योंकि मुझे डिजीनेस का प्रॉब्लम, चक्कर आता है, तो मैं कभी भी जो खिड़की उठा के नहीं रखती, तो वो डाउन नहीं रहता, तो वो आगे पीछे हो रहा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला भी कि ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे। मैं नहीं बोला कि मैं भी बहुत देर से देख रही हूँ कि ये बाइक में आगे पीछे हो रहे, तो लेकिन फिर भी हमने इग्नोर किया। तो जब मेन रोड में पहुंच गए, फिर अचानक मेरी खिड़की के सामने आया, मैं सब पलट के देखी कौन है, जैसे मैंने देखा ना उसने मेरे फेस पे तेजाब मार दिया। 1 सेकंड के लिए तो मुझे पता ही नहीं चला क्या, इससे फेंका ना पानी मेरे नाक के अंदर, मेरे मुंह के अंदर, मेरे कान के अंदर पूरा चला गया वो पानी। उसके बाद 2 सेकंड तो पता नहीं चला, मैंने जैसे ऐसे करके ऐसे पहुंच के आँख खोला, पूरा अंधेरा। उसी 1 सेकंड के अंदर मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरा बाल पूरा जल के टूट उस टाइम पे दर्द नहीं हुआ आपको? जलन नहीं हुई? उस टाइम पता नहीं चला, 1 मिनट के लिए कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद ऐसा जलने लगा जैसे कुछ होता ना, जल के ऐसे मुड़ने लगते, जल के पूरा स्किन ऐसे पिघलने लगा मेरा पूरा, जैसे आइसक्रीम पिघल के गिर रहा, ऐसे पिघल के ऐसे गिर रहा मेरी स्किन, मेरा नाक ऐसे गल के ऐसे गिर गया। मैंने बाल ऐसे किया तो पूरा बाल मेरे हाथ में, मतलब ये जितने आप बाल देख रहे, ऑपरेशन करवाया है मैंने, फिर थोड़े से बाल यहाँ पे आए, पूरा बाल यहाँ से। तो मैम फिर आपके आपने हाथ लगाया, बाल भी आ गए हाथों में आपके, या फिर आपने चेहरे पे भी हाथ लगाया फिर? हाँ, मैंने चेहरे में ऐसे पोछा था तेजाब कि इतना, मतलब इतना जलन होने लगा, कान जल के ऐसे मुड़ गए इतने छोटे। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोग को, ये पूरा कान जो है, सबसे पहले कान जल के मेरा इतना छोटा सा हो गया था बिल्कुल, तो ये कान भी डॉक्टर ने काट के हटा दिया मेरा। तो पूरा स्किन जो है ना, जब तेजाब मुझ पे डाला गया 2 मिनट के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद पूरा स्किन जल के, जैसे मोमबत्ती ऊपर जला रहे हो पिघल के गिरता है ना, वैसे आइसक्रीम की तरह पिघल के पूरा स्किन मेरा गिर रहा था। और आपके फ्रेंड आपके साथ में बैठी थी? हाँ, उसको भी लगे थोड़े बहुत? थोड़ा सा लग गया था, उसकी आंख में थोड़ा सा लग गया था, एक आंख में, और 1-2 बूंदे उसके चेहरे पे पड़ गई थी। अच्छा। अब पूरी, मैं तो पूरी भीग गई थी, मतलब यहाँ से लेके पूरा गला वाला हाथ तो सब। हाँ, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में कौन ले गया आपको? और मेरी जहाँ मेरी एक्सीडेंट हुई ना, 2 कदम पे ये हॉस्पिटल था, वहीं पे ब्रेक लगा गाड़ी जाके। तो गाड़ी से तो इतना धुआं निकल रहा था बहुत ज्यादा, और मैं क्या ही बोलूँ। फिर वहाँ के जो मेरे गाड़ी के ड्राइवर वगैरह थे, उन्होंने फिर खोला दरवाजा, तुरंत मुझे बाहर निकाला, मैं गिर गई, मैं साड़ी पहनी थी, कपड़े क्या, चप्पल क्या, कुछ होश ही नहीं मुझे। लेकिन मैं एक ये भी मैसेज देना चाहूँगी, अगर सब वीडियो देख रहे तो, कि कभी भी अगर कोई हादसा होते हुए कोई भी देख रहा है तो आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए, ना कि आप मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे हो। उस टाइम पे आपकी वीडियो तो उस टाइम भी मेरा वीडियो बनाया जा रहा था, मैं रोड में गिर गई, एक लड़की साड़ी पहनी गिर गई, साड़ी कैसा है, कपड़ा क्या है, चप्पल कहाँ है, कुछ नहीं पता। लोग सामने आके, ये नहीं कि मैं पानी डाल दूं, मैं कुछ कर दूं, नहीं, सब वीडियो। उस टाइम पे अगर पानी डाल देते तो फिर अगर वो मुझे वहां पे, देखिए ऐसे जब कभी किसी के साथ होता है ना, अगर कोई सामने देख रहा है कि उस लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया गया, तो सबसे बेस्ट होता है कि दूध, अगर आसपास में दुकान है या कोई भी कहीं से दूध आप ला के तुरंत उसके ऊपर डाल सको तो वो बेस्ट है। अगर आप तुरंत आप उसको दूध डालो तो ये जितना भी प्रॉब्लम होना होता है उस टाइम वो खत्म हो जाती है। अच्छा। इतना बुरा इफेक्ट नहीं होता, मतलब इसका एंटीडोट। हाँ, वो दूध सबसे बेस्ट होता है। और नहीं तो अगर पानी भी जितना मार सको, है ना। आंखों में अगर मेरा बहुत ज्यादा पानी मारा जाता तो भी शायद ये हो जाता, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन फिर वही था कि वहां पे सपोर्ट कोई आके ये नहीं कर रहा था कि मैं आके उसको हेल्प करूं
या बचाऊं, बस वीडियो बना रहे थे। तो सबसे बड़ी मुझे इसी बात का दुख होता है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम देखते कि हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट करने की जगह वो वहाँ पे वीडियो बनाने लगते हैं। हाँ। ये सबसे बुरी बात है। हाँ, तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, फिर डॉक्टर ने क्या कहा आपको? फिर मुझे ले जाया गया, व्हीलचेयर में बिठाया गया और वहाँ पे फिर सैलून का पानी उनी मार रहे थे वो मुझे, लेकिन तुरंत ही फिर मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो ICU 3 में थी मैं, तो वहाँ पे 6 दिन में रही। बहुत ज़्यादा सीरियस थी मैं। मम्मी को सॉरी किसने बताया आपको? उस टाइम मेरी मम्मी को पता नहीं था, और जहाँ पे मैं काम करती थी उन्होंने कॉल किया उनको, मम्मी को। उन्होंने यही कहा कि रेशमा के पेट में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, उनको ये नहीं बताया गया कि उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने बोला कि रेशमा के पेट में दर्द हो रहा है तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो जब मेरी मम्मी आई, जब वो पहुंच गई, तब उनको बताया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ है बोल के। तो ICU 3 से ICU 4 में मुझे शिफ्ट किया गया, क्योंकि बहुत हालत खराब थी उस टाइम मेरी। तो जब मेरी मम्मी आई और वो कैबिन में जैसे घुसी, मुझे पता चल गया मम्मी आई, लेकिन मैं डर से उनकी तरफ पलट नहीं रही थी कि वो मुझे देख के क्या उनका हाल होगा, क्योंकि मैं इतना तकलीफ में थी, मैं इतना दर्द में थी कि मैं क्या बताऊं। मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं महसूस कर। जब मेरी मम्मी आई हॉस्पिटल में, मैं डर से उनको फेस नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या ही बोलूं। मेरा चेहरा जल के ना इतना बड़ा सा हो गया था, फुटबॉल की तरह काला एकदम, और स्किन जल के गिर। हड्डियां दिख रही थी चेहरे की? हड्डियां दिख रही थी चेहरे की? जो बोन होती चेहरे को दिख रही थी हड्डियां? समझी नहीं? हड्डियां दिख रही थी? हाँ, हड्डियां दिख रही थी, ब्लड, मतलब जहाँ मैं लेटी हुई थी बिल्कुल ब्लड इतना ब्लड, क्योंकि मेरा नाक कट के गिर चुका था, मेरी स्किन सारी गल के गिर चुकी थी, और मेरा बाल आधा तो मैं गंजी हो गई थी, बिल्कुल इस साइड पूरा गंजी हो गई थी मैं। अच्छा। कान जल के गिर चुका था। कितना भयानक सिचुएशन होगा आप सोचिए उस टाइम। और ये पूरा जल गया था मेरा, यहाँ पे पूरा एक चेस्ट भी मेरा जल गया, ये पूरा गला यहाँ तक जला हुआ है, तेजाब गिरा हुआ मेरा। बूंद ऐसे सड़क हाँ, यहाँ से छू के जो गिरा है ना, यहाँ तक मैं जली हुई हूँ, और हाथ तो दोनों जला ही है मेरा। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी मम्मी आ गई, उनको ही पता चल गया भाई? हाँ, मैं डर से तो पहले फेस नहीं करी थी, लेकिन जब मैं उनकी तरफ पलटी तो उन्होंने मुझे देख के वो बेहोश, ये क्या होगा, ये क्या हो गया। उन्होंने मुझे आवाज दिया रेशमा, और जैसे मैं पलटी बस वो बेहोश हो गई, उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन फिर अब मैं क्या करूं, अब मैं रोने लगी मम्मी को देख के। लेकिन फिर ऐसा था कि जब मम्मी को होश में आया तो मैं हिम्मत जुटाई कि अब मैं क्या करूं, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, बदल नहीं सकते। तो मेरा था कि मैं मम्मी को यही कह रही थी कि आप रो क्यों रहे हो, आप रो मत, जो हो गया है हो गया है। तो लेकिन ये कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं, मैं उनको यही कह रही थी, ये कोई बड़ी एक्सीडेंट नहीं है, मैं 1-2 महीने में ठीक हो जाऊंगी। हाँ, मैं उनको यही कह रही, आप रो मत मम्मी, हादसा सबकी जिंदगी में होती है, मेरी किस्मत में भी था ये होना, तो ये हो गया है, लेकिन आप टेंशन मत लो, 1-2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये बात मैंने अपनी मम्मी को तो बता दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये पूरी जिंदगी भर ये ठीक नहीं हो पाएगी। तो बस वहाँ से हॉस्पिटल की लाइफ स्टार्ट हुई मेरी। 2-2.5 साल कंटिन्यू मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह चला। अच्छा, तो फिर 2-2.5 साल में आप ठीक हो गए थे, चलने लग गए थे? मतलब दोस्त में क्या बोलूं, अभी 1-1.5 साल तक बेड में ही थी बिल्कुल, और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, तो बेड में ही रहती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बेड भी कंटिन्यू 3 महीने तक मैं स्ट्रेट बेड में पड़ी रही। मतलब इतना हिम्मत नहीं बचा था कि मैं उठ के बैठ सकूं। खाते पीते क्या उस टाइम पे? उस टाइम सिर्फ लिक्विड, और मेरे को नाक से पिलाया जा रहा था उस टाइम। नाक में मेरा पाइप लगा हुआ था, और नाक से मेरे को इंजेक्शन से, अच्छा दूध वगैरह, हाँ, उससे मुझे जूस वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह ये सब पिलाया जा रहा था, नाक के थ्रू पिलाया जा रहा था। मुंह से कुछ पी नहीं पा रही थी, क्योंकि जल के बहुत ज्यादा ये पूरा सट गया था मुंह। ये काट के देख रहे इतना बड़ा कर दिया है, तो ये डॉक्टरों ने काट के इतना किया, यहाँ तक ये कटा हुआ था। तो 2 बार ऑपरेशन करके भी यहाँ तक सेट हुआ है। तो अगर और ऑपरेशन करेंगे तो थोड़ा सा ये सेट हो सकता है, लेकिन मैंने कराया नहीं अभी। अच्छा। हाँ, तो 3 महीने तक मैं उठ नहीं पाती थी, बेड में, बाथरूम वगैरह सब मेरी मम्मी ने किया है। अच्छा, मतलब रिश्तेदारों ने कुछ नहीं, ना रिश्तेदारों ने कभी आके वो उन्होंने देखा, ना कभी कोई, मतलब मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट से मेरी माँ से मिला है, और कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरे बाप तक नहीं आए मुझे देखने के लिए। उस टाइम पे भी नहीं? उस टाइम भी वो नहीं आए मुझे देखने के लिए। अच्छा, आपके भाई और आपकी बहन ने सब? बड़ी बहन को ससुराल से आने नहीं दे रहे थे,
और मछली बहन 8-9 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो उस टाइम वो सूरत में थी। और भाई? अब भाई छोटा था, तो उनको जो है मेरी खाला थी, मेरी मासी, उनके पास छोड़ के आई थी मम्मी। अच्छा। हाँ, तो कोई भी नहीं। उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया आपकी बहन को आने नहीं दिया, क्योंकि एक को तो ससुराल वालों ने आने दिया और एक को प्रेग्नेंट थी, भाई को मौसी के घर छोड़ दिया। सब कुछ मम्मी ने अकेले ने किया? सब मेरी मम्मी अकेले ने किया है। आप सोचो, मैं जब ऑपरेशन थिएटर में जाती थी, मम्मी अकेले बाहर बैठ के रोती थी। कैसे होता? काका था वो, समझते हो? कोई नहीं, हाँ समझते, कोई नहीं था, कोई नहीं आया देखने के लिए। अच्छा। एक होता है ना, अगर किसी लड़की के साथ रेप हो गया तो आजकल समाज में ये लगता है कि उस लड़की की गलती है, उसने जीन्स पैंट क्यों पहना, टाइट कपड़े क्यों पहने। तो लड़की ने अगर टाइट कपड़े पहने, जीन्स पहना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लड़कों को इनविटेशन दे रही कि आओ मेरे साथ रेप करो। हाँ। अगर कोई लड़का अपनी जीत की वजह से किसी लड़की के ऊपर तेजाब डाल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लड़की ने उससे बोला कि आओ मुझ पे तेजाब डालो। लेकिन लोग यही सोचते कि क्यों करेगा कोई, अगर इसके ऊपर ऐसा हुआ है तो जरूर इसकी ही कोई गलती होगी। हाँ, नहीं इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाएगा। तो लोगों की मेंटेलिटी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ। तो सबको यही कहते थे कि ये होगी, ऐसी होगी, कुछ तो किया होगा तभी उसने कर दिया। लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे उस बंदे ने कितना परेशान किया। लोग तब भी ये बातें बना रहे, तब भी ये बातें कर रहे थे। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप मानोगे नहीं, मेरे जो आसपास के लोग थे, रिश्तेदारों में थे, मेरी मम्मी को वो हौसला क्या देंगे, वो ये कहते थे आके, अरे बेचारी, इसके साथ कितना बुरा कर दिया, रेप करके छोड़ देता, एक हाथ पैर काट के छोड़ देता, ऐसा क्यों चेहरा बिगाड़ दिया। उस टाइम भी उनकी सोच देखो, कितनी घटिया लोग होते दुनिया में कि लड़की को रेप करके छोड़ देता, उसका चेहरा क्यों बिगाड़ा। तब भी ये बातें कर रहे, तब भी ये बातें करते। मेरी मम्मी वो कह रहे थे कि अब इसको जी के क्या फायदा, क्योंकि मेरे चेहरे पे सिर्फ हड्डियां दिख रही थी, बहुत भयानक हो गई थी, आधा गंजी हो गई थी, देख नहीं पा रही थी, दोनों आंखें गल के निकल गई थी मेरी। उस टाइम पे आपका अंधे हो गए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई ब्लैंक था सब, बिल्कुल ब्लाइंड, टोटली बिल्कुल अंधेरा, एक फिंगर तक नहीं देख सकती थी। तो कहते थे कि अब जी के क्या करेगी, इसके साथ ऐसा हो गया, एक काम कर तू उसको जहर खिला कर मार दे, ये बोलते थे मेरी मम्मी को। तो कोई माँ बाप अपनी औलाद को मार नहीं सकता, ना कूड़े में फेंक सकता। तो मेरी माँ ने उन सबसे रिश्ता तोड़ दिया जिन्होंने ये उनको राय दिया था कि मैं अकेले अपनी बच्ची को जिंदा करूंगी और इसको फिर से ठीक करूंगी और तुम लोग देखना। आज वो लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। हाँ, आपने तो स्लो भी 2-3 साल में बिल्कुल ठीक हो गई उसके बाद? 2-3 साल तो नहीं, काफी टाइम लगा मुझे। सबसे पहले तो आँख ठीक होना जरूरी था। अच्छा। काफी सारे जगह हम गए ट्रीटमेंट के लिए, तो सारे डॉक्टर ने मना कर दिया कि कभी नहीं देख सकती है। अच्छा। बंगाल में एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तो ये बोला कि आँख कोई आलू मूली पोर्टल थोड़ी ना कि बाजार से खरीद के तुम्हारी बेटी के आँख में लगा दे। डॉक्टर भी ऐसी बात कर रहे हैं? मम्मी ने यही उनको पूछा था कि सर हमने सुना है कि कॉर्नियर चेंज होता है, आंखें चेंज होती है, तो मेरी बेटी की दोनों आँख खराब हो गई, तो अगर कोई डोनेट करता है आँख तो क्या मेरी बेटी की आँख ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर का जवाब था कि मैडम आँख कोई आलू पोटल मूली नहीं कि बाजार से खरीद के हम आपकी बेटी की आँख में लगा दें। ये उनका जवाब था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी कि जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया तो अब मेरा क्या ही होगा बोल के, अब शायद मैं ठीक नहीं हो सकती। तो उस टाइम भी मेरी मम्मी ने मुझे कितना, आप सोचो मेरी मम्मी कितनी, आज अगर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो वो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से, वो इतनी स्ट्रांग है। उन्होंने मुझे ये बोला तू रो क्यों रही है, एक डॉक्टर ने मना किया हम दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा मना करेगा हम तीसरे के पास जाएंगे, तीसरा मना करेगा हम चौथे के पास जाएंगे, हम तब तक जाएंगे जब तक तू ठीक नहीं हो जाती। मैं हूँ तेरे साथ, मुझे अपना आँख भी देना पड़ा ना मैं दूंगी, लेकिन तू जरूर दुनिया फिर से देखेगी। उनका ये जिद था कि मेरी बेटी जरूर देखेगी। मेरे ट्रीटमेंट में मेरा घर बिक गया, मेरा घर का एक सम्मान उन्होंने बेच दिया। हमारे में कभी भी जब तक पति जिंदा होता नाक का नहीं खोलते। मेरी मम्मी ने अपने सर से लेकर पैर तक एक एक जेवर निकाल कर बेच दिया मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए। घर का सिलेंडर तक आप सोचो हमें बेचना पड़ा सिर्फ मेरे ट्रीटमेंट के लिए। तो आप सोचो कि उस माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मतलब देवी आपकी मम्मी दे, वही तो मैं कहती, अगर मैं अपनी जान भी दे दूंगी तो अपनी माँ का जो कर्ज है ना वो उतार नहीं पाऊंगी कभी भी। काफी लोग हैं जो वो नहीं समझते कि अपनी माँ को इतना प्यार करती है, इतना उनका इज्जत क्यों करती है। मुझे पता है ना मैंने क्या क्या सहा है। मेरी माँ जब मैं देख नहीं सकती थी, मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोड पार कराती थी। हर एक मंदिर में जाके वो मत्था टेकिए, हर एक भगवान के सामने उन्होंने मन्नत लिया है और आज तक वो मन्नत वो पूरा करती है।
चाहे वो शीतला माता को चांदी की आंख हर साल वो चढ़ाती है। हर जो हमारा छठ पूजा होता है, छठ पूजा में हर साल वो एक जोड़ा नारियल होता है वो चढ़ाती है। अब क्या काम करती है आपकी मम्मी? मेरी मम्मी पहले भी लोगों के घर में काम करती थी और मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैंने छुड़ा दिया था सारा काम करना। अभी भी मेरी मम्मी काम कर रही है, जो प्लास्टिक फैक्ट्री होता है वहाँ पे काम कर रही है वो। बाकी हाँ, उस टाइम तो घर बिक गया था, रेंट पे आ गए थे हम। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मुझे पता चला कि उस लड़के को बेल मिल गया है, तो मैं थाने पे गई अपनी मम्मी को लेके। उस टाइम मैं देख नहीं सकती थी बिल्कुल भी। तो जैसे मैं थाने में पहुंची और मैंने जाकर पुलिस वाले को ये कहा कि सर उस लड़के को आप लोगों ने 4 महीने में कैसे छोड़ दिया, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया किसी ने, और आप लोगों ने सिर्फ 4 महीने में उसे छोड़ दिया। तो पुलिस वाले का जवाब, मैडम 4 महीने मतलब 120 दिन, 120 दिन बहुत होते, थाने में रह के देखो आप पता चलेगा। 120 दिन उन्होंने किया, उनका हो गया। ऐसा काम किया, उसको 24 घंटे फांसी दे देनी चाहिए। बस नहीं, पुलिस वाले का यही जवाब था कि 120 दिन वो जेल पे रहा, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस टाइम डर से ना काला चश्मा, बोरखा ये सब पहन के रहती थी कि लोग मुझे देख के क्या ही बोलेंगे, तो मैं डरती थी फेस करने के लिए स्टार्टिंग में। तो मैंने अपना बोरखा हटाया, अपना चश्मा हटाया। मैंने बोला कि एक लड़की का इतना बुरा हाल एक लड़के ने करा है और आप ये कह रहे हो कि उसको कि तुम जेल पे रह के देखो तुम्हें पता चलेगा, और मेरी पूरी जिंदगी खराब करने की सजा सिर्फ 4 महीने। तो ठीक है, अगर वो 4 महीने में बाहर आ सकता है तो मैं जब मेरी आंखें ठीक होगी ना, मैं घसीट के लाके आपके थाने के सामने उसको तेजाब डालूंगी। आप मुझे 1 साल रख लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने ये उनको गुस्से में कहा था। नहीं, आप आज बाहर निकलो, दुनिया फीकी आपके सामने, आप खूबसूरत हो आज। देखिए, चेहरा मैटर नहीं करता है, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, अगर आप सपना देख रहे हो तो वो सपना पूरा करने की हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। तो वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो जिद है। जो लोगों की बातें मैंने सुना है ना, मैं उन सबको झूठा साबित करना चाहती हूँ कि एक लड़की का, और ऐसे लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ। आज अगर मैंने सुसाइड नहीं किया तो उसका एक ही कारण है कि मैं उस लड़के को जीतने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोशिश की थी स्टार्टिंग में कि मैं सुसाइड कर लूँ। जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ साउथ में, मेरी ट्रीटमेंट चली आंखों का 2 साल बाद, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अगर आपने कभी सुना नहीं होगा ये ऑपरेशन के बारे में, पहले तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था यहाँ, लेकिन साउथ में हमें पता चला संकट नेत्रालय आई हॉस्पिटल है चेन्नई में, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। मैं उस हॉस्पिटल को एक मंदिर की तरह देखती हूँ। वो हॉस्पिटल में पहुंची तो उस डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि बेटा हम तुम्हें पहले की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें इस लायक जरूर बनाएंगे कि तुम अपना खुद का काम खुद कर पाओगे। तो एक ये डॉक्टर था जो मुझे आलू पोटल बोल रहा था, और वो एक डॉक्टर है कि जो मुझे, बेटा तुम्हें उस लायक नहीं कर सकते पहले की तरह, लेकिन इस लायक जरूर भगवान की तरह था आपके। हाँ, तो कहते ना हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, तो हर इंसान भी एक बराबर नहीं होता। एक आर्मी का बंदा ऐसा खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि देश का हर एक आर्मी खराब है। मैं आज भी उतना ही इज्जत करती हूँ आर्मियों को, पुलिस वालों को। मुझे पता है कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन सब नहीं होते ऐसे। पुलिस वालों ने भी जैसा जवाब दिया मुझे, तो मुझे पुलिस वालों से घिन होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं होती। मैं इज्जत करती हूँ आज भी। फिर उसके बाद उस बंदे से बात हुई आपकी? किससे? जिसने तेजाब डाला था। हाँ, हुई थी। उसने कॉल, थाने से भी उसने बहुत बार कॉल किया था मुझे, कि तब भी उसको भूत नहीं उतरा शादी करना है बोल के, तब भी परेशान कर रहा था वो। फिर मैंने केस करा फिर से कि मुझे अभी भी परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी मुझे कॉल कर रहे थे कि तुम केस वापस ले लो, मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालो। हाँ, तुम्हारी शादी हम मेरे बेटे से कराएंगे, तुम्हारा सारा ट्रीटमेंट हम करेंगे, हम तुम्हें कैश पैसे भी देंगे। उस टाइम हमें 50 से 1 करोड़ तक का ऑफर दे रहे थे वो। तो मेरी मम्मी ने उनको यही जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी को जहर खिला के मार दूंगी, लेकिन तुम्हारे बेटे से कभी शादी नहीं होने दूंगी। मतलब यकीन है, हरियाणा में भी ऐसे जल्लाद लोग रहते हैं। हाँ, आज उसके परिवार वाले भी, उसकी बीवी भी मुझे कॉल कर रही थी कि तू तो पहले जैसे रही नहीं, अब तुझे कौन ही शादी करेगा, एक काम कर। उसकी बीवी खुद? हाँ, उसकी बीवी, एक काम कर, मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ, तू कर ले शादी। उसकी बीवी कॉल करके मुझे कह रही थी। लेकिन मैं सच बोलूं तो कैमरे के सामने बोल रही हूँ, अगर वो वीडियो देखती आज भी, अगर मेरे पैर से उसका शकल नहीं मिलेगा, मैं इतना बोलती हूँ। उस टाइम जब मैं अच्छी थी तब वो मेरी कहती थी कि मेरे पति का पीछा छोड़ दे। मैंने बहुत बार बोला, बहन मैं तुम्हारे पति के पीछा नहीं पड़ी हूँ,
मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं खुद पीछे हट गई, क्योंकि मैं एक लड़की होकर एक लड़की की जिंदगी कभी खराब नहीं कर सकती। उस टाइम वो मुझे मिन्नत करती थी, लेकिन मैं उसको एक ही चीज बोलती थी कि देख मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मम्मी का सर नीचा हो, और जो मेरी मम्मी के साथ हो चुका वो मैं थोड़ी किसी औरत के साथ होने दूंगी। मैं उसको उस टाइम इतना उसको हौसला दे रही थी, और एक्सीडेंट के बाद वही औरत मुझे कह रही थी तू तो अब रही नहीं पहले जैसी, तो एक काम कर मैं छोड़ देती हूँ मेरे पति को, तू शादी कर ले। ऐसी तो चलो मैम उससे बात होने लगी, फैमिली से बात हुई उसकी फैमिली पापा ने ठीक थे भाई, मम्मी ठीक हो, उसने कहा मेरे बेटे ने जो किया है तो उससे सजा दिलवा, मम्मी ने नहीं उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मेरे बेटे को छुड़वा दे। उसकी मम्मी पापा हाँ उसकी मम्मी पापा ने कॉल किया कि प्लीज तू उसको जेल से बाहर निकाल दे, वो तुमसे प्यार करता है, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम जैसी हो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, हम तुम्हें कैश भी देंगे, लेकिन हम नहीं राजी थे। मैंने उनको एक शर्त रखा, ठीक है मैं जेल से निकाल दूंगी बाहर, और मैं पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं निकाल दूंगी उनको बाहर, लेकिन तुम मुझे जैसी मैं पहले थी मुझे वैसा कर दो। हाँ। मेरी आंखें मुझे वापस कर दो, मेरा चेहरा मुझे वापस कर दो, मैं अब भी थाने में जाके केस वापस ले लूंगी और मैं उसे बाइज्जत बरी करवा दूंगी, मुझे पहले ऐसा कर दो। तो जब ये इम्पॉसिबल है तो वो भी इम्पॉसिबल है। लेकिन कहते ना आजकल पैसा बोलता है। अब वो केस चल रहा है या केस चल रहा है, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मैं जाती नहीं हूँ थाने, बहुत चक्कर काटे मैंने कि मेरे केस का क्या हुआ। मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि सरकार की तरफ से मिलता है ऐसे केसों में वकील, मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि मेरा वकील कौन है। 10 साल होने वाले एक्सीडेंट को, 2014 का ये केस है। आज तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा वकील कौन है। थाने में बहुत चक्कर काटे मैंने, उनका यही जवाब होता कि मैडम आपका केस जो है कोर्ट चला गया है, आपको वहां से लेटर आ जाएगा तब आप जाएंगे। तो इतने सालों में क्या हुआ कुछ नहीं पता। 4 महीने में लड़के को बेल मिल गई है, अभी भी वो आर्मी में है, अभी भी जॉब कर रहा है, उसकी जॉब तक नहीं गई। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या ही होगी। आज तक उसकी नौकरी भी नहीं गई, गवर्नमेंट अभी तक उसको नहीं निकाला, अभी भी काम कर रहा है वो गवर्नमेंट की गलती है, कहीं ना कहीं आर्मी की गलती है कह सकते हैं, उनको पता, लेकिन फिर भी ऐसा एक्शन ले रहे। उनको पता चला जब बंदा 4 महीने वो जेल पे रह के आया है तो उसको फिर से आर्मी में कैसे ज्वाइनिंग मिल गई। तो हमारा समाज और हमारा कानूनी इतना मजबूत नहीं है, तभी रेप केस नहीं रुकते, तभी एसिड अटैक नहीं रुकता। आप देखो हर दूसरे दिन आप न्यूज़पेपर में देखना कि आज 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, आज 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, यहाँ तक कि 50 साल की औरत को भी नहीं छोड़ते आजकल। मतलब सो के उठना इतना आसान काम हो गया, इतना आसान काम हो गया। गुस्सा आया 10 रुपए की तेजाब खरीदा मुंह पे डाल दिया, गुस्सा आया मान मेरी रेप कर दिया, गुस्सा आया मर्डर कर दिया। कोई हलवा है क्या? समझ नहीं आती। लड़कियां है क्या? और ऐसी बात नहीं सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा, लड़कों के साथ भी होता है एसिड अटैक। लड़का लड़की सबके। तो यही हम सोचते कि ये एसिड सेल बंद क्यों नहीं होता है, तेजाब को बंद ही कर देना चाहिए। बंद क्यों नहीं होता जब बैन लग चुका है तेजाब में, लेकिन अभी भी क्यों खुला बिक रहा है। 10-10 रुपए की बोतल बिकती है, 10-10 रुपए में आप खरीद सकते हो, बाथरूम धोने के लिए यूज किया जाता है, अभी भी खुलेआम बिकता है तेजाब। क्यों? इतना कुछ होने के बाद भी क्यों बंद नहीं कर रहे सरकार इस चीज को। आपको मतलब प्रॉपर तरीके से कब ठीक हो गया भाई हाँ मैं चल भी सकती हूँ, फिर भी मेरे कोई दर्द नहीं है, मुझे दिखाई भी दे रहा है? उसके लिए मुझे 2 से 2.5 साल लग गए। हाँ प्रॉपर 2 से 2.5 साल। हाँ 2 से 2.5 साल लग गए। और मेरी आँख की जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई साउथ में, तो वहाँ पे आप अगर सुनोगे तो दिल दहल जाएगा। कभी किसी ने नहीं सुना होगा ये सर्जरी के बारे में। सबसे पहले डॉक्टरों ने मेरे मुंह के अंदर का जो गाल के अंदर का स्किन होता है वो स्किन काट के निकाल के मेरे आँख में लगाया किया। उसके 1 महीने के लिए मुझे घर भेजा गया रेस्ट के लिए। 1 महीने के बाद जब मैं घर आई वापस हॉस्पिटल फिर से आई, तो जो ये दांत होता है ना हमारा, दांत के जो नीचे का हड्डी होता है वो काट के निकाला उन्होंने। निकाल के यहाँ मेरा दांत जो उसके ऊपर लगाया गया। फिर 2 महीने रेस्ट। 2 महीने के बाद फिर मेरा दांत और मसूड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा काट के निकाल के फिर यहाँ काट के लगाया गया मेरे गालों में। कितने साल चला है प्रोसीजर? 1.5 साल तक कंटिन्यू। मेरे आँख में ये देख रहे आप काला काला दांत के अंदर, आँख के अंदर मेरा दांत लगा हुआ है सिलेंडर बना के। तो मैं अपने दांत के थ्रू अभी थोड़ी विजन आई है मेरी, और लाइट वगैरह पता चलता है, कोई आ रहा है जा रहा पता चलता है, लेकिन किसी का चेहरा नहीं दिखता है। अच्छा मतलब प्रॉपर बता सकते हैं ये बंदा वो है ये वो है? चेहरा देखिए, मैं आवाज से पहचानती हूँ सबको।
अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड को भी देखा, बेटे सास किसी को नहीं देखा? मेरे सबसे बड़ी बात है, मेरा बेटा 4 साल का हो गया लेकिन मैंने अपने बच्चे को आज तक नहीं देखा है कि कैसा दिखता कि मेरा बच्चा कैसे दिखता है। जब मैं उसको रेडी करती हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कैसे दिख रहा है, तो मुझे नहीं दिखता। मैं फील कर सकती हूँ, मैं उसको छू के मैं महसूस कर सकती हूँ कि कैसा वो दिख रहा है, लेकिन देख नहीं सकते। अरे मैं पूछ रहा, आप बहुत बड़े आवाज कैसे रो सकते हो आप? इतना कुछ हुआ तभी नहीं आपने आंसू आया, तो आज कैसा? बच्चे का जब बात आता ना, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख की बात और कुछ भी नहीं है कि वो अपनी औलाद को नहीं देख सकती है ना। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा बहुत तो देख सकते हो, खा पी सकते हो आराम से। बस मैं खुश इसलिए रहती हूँ कि मैंने इतना सब्र किया है, ऊपर वाले ने मुझे इतना तकलीफ दिया तो उसके बदले में इतने प्यारे पति दिया मुझे। हाँ। जिन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ। मेरा चेहरा खराब है, प्यारा सा एक बच्चा दिया है, प्यारी सास दी है, तो बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला है। हाँ। इसलिए मैं खुश रहती हूँ। तो मेरे साथ लव मैरिज अरेंज मैरिज सच बताना? लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज है। कहाँ मिले थे पहली बार? आप ही वेस्ट बंगाल में गए को जॉब करते थे? फेसबुक पे मिले थे पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपने मैसेज किया था? मैंने किया। चलो, मैं अपनी पोस्ट डाल रखी थी अपनी वाली। इन्होंने पोस्ट डाल रखी थी। नहीं, चलो क्या देखा भाई जी आपने? भाई इनकी स्टोरी जानना चाहते थे। देखा कुछ भाई, एक होता ना कि देख के दिल से होता है कि यार यही है बस। तो बात पहले मुझे नहीं पता था इनके साथ, मुझे लगा कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो रखा है। हाँ। फिर बात हुई धीरे धीरे, फिर पता चला कि एसिड अटैक हो रखा है। फिर इन्होंने बोला भी था कि मैंने इनको फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था कि मैं शादी करूंगा। अच्छा। तो इन्होंने, ये जब बैंगलोर में थी और मैं पंजाब में था, तो इन्होंने बोला नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। मैं क्या ऐसे क्यों ख़राब करने की मतलब नहीं समझा। फिर उसने बताया कि मैं देख नहीं सकती, मेरी आँख ऐसे हो रखा है, एसिड अटैक हुआ, मतलब सब कुछ बताया, ये नहीं छुपाया, नहीं क्यों हुआ, एक लड़के की वजह से किस कारण हुआ, वो सब बताया। फिर मैंने बोला कोई नहीं, मैंने एक बार मिलना चाहता हूँ। ये बोली बैंगलोर में हूँ मैं, तो मैं था पंजाब में। तो मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर गया था पंजाब से, 3 दिन लगातार रेल में चले गए। फिर वहाँ मिले हम, फर्स्ट टाइम इनको स्टेशन पे देखा। फिर फर्स्ट टाइम मैंने बोला मैं शादी करूँगा। अच्छा। फिर भी हमने फिर भी जल्दबाजी नहीं की। बैंगलोर में जॉब की हमने 6 मंथ। अच्छा, आपने क्या जॉब की? IT कंपनी थी। अच्छा। वहाँ जॉब की। फिर हमने बोला कि अब ना एक बार घर वालों को मिलना है हमने। हाँ। देखिए, लव मैरिज एक होती है कि बिना घर वालों के हमने बोला कि हम घर वालों को मिलेंगे। पहले मैं इनके घर में गया, 9 दिन रहे वहाँ सबके साथ। उन्होंने क्या, अच्छा ठीक है। अब ये बोली कि मुझे तुम्हारे घर जाना है। फिर पंजाब आया, पंजाब रही, ये सब ने देखा फैमिली ने। फैमिली ने क्या बोला? हाँ, फैमिली ने क्या बोला? फैमिली बोली कोई नहीं, ठीक है। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं, किसी सभी मतलब कि बोले सही है। ना ही इनको बोलते कि कैसे हुआ, क्या हुआ, एक शब्द नहीं पूछते कि क्यों हुआ, बोले बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओके। मम्मी पापा भाई बहन सब रेडी हो गए। ऐसा मेरे परिवार में भी सब रेडी हो गए इनसे जबकि हमारा और एक ट्विस्ट है हमारे लव मैरिज में, मैं मुसलमान और ये हिंदू है। इंटरकास्ट है। अच्छा, कास्ट में अलग है। ये पंजाबी हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। फिर भी हमारे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने 2 ही तरह शादी की है, मुस्लिम में भी शादी की है हमने, मुसलमान तरीके से भी मंदिर में भी की है। हमारा मुस्लिम भी भाई वहाँ ऐसे नहीं है, जैसे कई मैंने देखा है वो बोलते कि तुम्हें धर्म अपनाना पड़ेगा। अच्छा। तो उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने बोला तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो? हमने बोला जी। तो बोले कोई नहीं, हम जो हमारी रस्म है उस हिसाब से कर लो, हम तुम्हें नहीं बोलते कि तुम धर्म अपनाओ। ना इनके घर वालों ने बोला, कहते ना मैंने इनको बोला कि तो अपना छोड़, ना मैंने बोला कि मैं छोड़ूंगा। हम दोनों, ये ईद भी मनाती है, दिवाली भी मनाती है, करवा चौथ भी रखती है, रोजे भी रखती है। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं होता? मैंने कभी सुना भी हिंदू लड़के, सॉरी मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़के पसंद नहीं आते भाई? नहीं, ऐसा नहीं, नफरत से देखती हैं। नहीं हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो इंटरकास्ट मैरिज है, हमारा भी ऐसा ही है इंटरकास्ट मैरिज। मैं इनका भी धर्म को बहुत मानती हूँ, ये मेरे को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ। तो मैं हमारे इसमें हम किसी कास्ट को ये नहीं करते, हम सबको प्यार करते हैं। हाँ। तो मैं आपको कहा भी सर ने भी शादी करें, आप सोच रहे मजाक कर रहे तो
नहीं मैं यही कह रही थी कि आखिर ये क्यों मुझसे शादी करना चाहता। मैं इनको कह भी तुम साइटेड हो और मैं एक सर्वाइवर हूँ। देखो अब तो मैं काउंट एक हैंडीकैप में होती हूँ जिसको दिखता नहीं है ना। तो मैंने बोला तुम्हें और भी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी, तुम उनसे करो। इसका था कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या हुआ, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा पूंछ है, तुम्हारा सींग है, कहाँ है दिखाओ। मैं मतलब जब पहली बार इन्हें प्रपोज किया मैंने वीडियो कॉल कर लिया था, ऐसे ही मैं बैठी थी उनके सामने कि देखो ये हूँ मैं, ये मेरा सच्चाई है। अब भी तुम करना चाहते हो तो हाँ तुम ठीक हो, नॉर्मल हो गया। एक होता ना देख के आदमी डर जाता है, ये क्या हो गया अचानक, ये नहीं, ये देख के हाँ क्या हो गया तो ठीक तो हो। अगर यही हादसा शादी के बाद अगर होता तो कि मैं तुम्हें छोड़ देता। अरे भाई जी इतने अच्छा मतलब कौन आपकी फैमिली में? फादर थे मेरे। उन्होंने ही सिखाया शुरू से। एक होता ना भाई कि जैसे मॉल में पलोगे ना वैसा ही सीखोगे। तो शुरू से ही ऐसा ही था हमारे में। मतलब ऐसे पता चलता है आपकी फैमिली कितनी बढ़िया है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी हमारे सभी फैमिली में ऐसे ही हैं, कोई मतलब नहीं करता। ये जाते हैं ऐसा नहीं, जाते नहीं है, जाते हैं। आपको पता ही है कि पंजाब में ज्यादा बड़ी फैमिलीज होती हैं। अच्छा। रिश्तेदारी काफी बड़ी होती है, तो हर रिश्तेदारी में जाते हैं। आज तक इसको किसी ने नहीं टोका कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा कैसे तुम नहीं, एक शब्द नहीं पूछते इसको। नहीं चलो आपकी मम्मी पापा ने देखा तो आपसे पूछा अलग बैठा के बेटा? फादर तो नहीं है, फादर की डेथ हो गई। मम्मी ने पूछा बेटा कौन? मम्मी ने जब फर्स्ट टाइम मिली थी मम्मी तो इनसे ही पूछ लो क्या हुआ था। जब पहली बार मेरी सास मुझे देखी तो उन्होंने वो भाग के आई मेरे पास, मुझे गले लगा ली और वो बहुत रोने लगी कि मुझे मेरी बहू मिल गई, मुझे मेरी बहू मिल गई। ये नहीं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों हुआ, कुछ भी नहीं। वो आई भाग के मेरे पास गले लगा के बहुत रोई कि मुझे मेरी बहू मिल गई, हाँ मेरी बहू मिल गई। वो यही बोल के बहुत रो रही थी। तो मुझे इतना मैं सच में फिर मैं अपना सारा दुख भूल गई कि बताओ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। वो जीने की वजह मिल गई आपको? हाँ जीने की एक नई वजह मिली और माँ ने तो साथ दिया ही था। और शादी के बाद फिर मेरी माँ भी बिल्कुल खुश हो गई, कितना अच्छा मिल गया परिवार बोल के। तो अब उनकी जिम्मेदारी खत्म, अब वो सुकून से जिए। तो इनके आने के बाद अब मेरी मम्मी टेंशन नहीं लेती। पहले होता था कि अब क्या होगा मेरी बच्ची का, कौन उसको अपनाएगा, होता है हर माँ बाप को, तो उनको भी था। लेकिन जब इनसे मिली फिर वो बोली कि अब मेरा टेंशन खत्म, अब तुम संभालो। तो तब से लेके अभी तक ये जिस तरीके से मेरी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है उस तरीके से ये मेरा ख्याल रखते बिल्कुल। तो कितने साल से मरे भाई जी फिर? हमें 6 साल हो गए। रिलेशन में 1 साल। रिलेशन भी ऐसा था कि कुछ वैसे नहीं था, हम हाँ एक साथ रहते थे। अच्छा। जब तक हमने बोला कि हम शादी के बाद ही पहले हम घर वालों को मिलेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, पहले तो समझेंगे एक दूसरे को कि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। तो हमने 1 साल दिया एक दूसरे को समझा, प्रॉब्लम समझी कि क्या, क्योंकि हमारी अलग है। तो मैं संभाल सकता हूँ कि नहीं, होता है ना कि मैं एक अभी तो चलो प्यार है, बाद में होगा कि यार मैंने क्या कर लिया, तो प्यार 2 दिन का। तो मैंने पहले हम दोनों ने समझा एक दूसरे को कि मैं संभाल सकता हूँ कि नहीं, ये कंफर्टेबल है कि नहीं। उसके बाद फिर हमने घर वालों को बोला, घर वालों के साथ भी देखो लोग बाहर के बातें ज़रूर करते हैं, बाहर के लोग बातें कर रहे थे कि मुस्लिम है क्यों शादी कर रही है, तुम्हें मुसलमान में नहीं मिला, हमारे वहाँ भी करते ही है। लेकिन हमने उनको इग्नोर किया, हमने बोला यार हमारे घर वाले हैं, हमें पूरी ज़िंदगी साथ रहना है, लोगों ने नहीं रहना। तो उसके बाद फिर हमने घर वालों से मिलकर शादी की। मंदिर में यही हुई है, 30,000 कोट में मंदिर है, दिल्ली में आर्या समाज मंदिर है, वहीं हुई है। भाई बहुत अच्छे हो, मतलब लग नहीं रहा भाई कोई बंदा इतना अच्छा भी हो उसका जिंदगी में कभी। जुलाई में हमारी निकाह हुई थी 2018 में, फिर 2019 में 19 जनवरी को हमारा 30,000 कोर्ट मैरिज हुआ है। हाँ। उसके बाद हम एक साथ रहना हमने स्टार्ट किया। तो कितनी सुंदर लगती है मैम आपको? बहुत है। अच्छा। बहुत अच्छा। कभी मैम के लिए कोई सॉन्ग गाया है? नहीं सॉन्ग नहीं गाया, पर वैसे ही अच्छी लगती है भाई। तो चलो कौन सा गाना ध्यान में आता है मैम को, देखते हैं ये गाना इसके ऊपर फिट बैठता है भाई। हाँ यार भाई कौन सा बताओ पंजाबी गाना। पंजाबी बता दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ, आज तक गाए हैं मेरे। मैम के लिए मैं गाया नहीं यार, आज मैम के लिए 2 लाइन गाने हैं भाई। वही यार, कौन सा? 2 गल्ला करिए। अच्छा गैरी संधू, एक तुम हो एक मैं हो, ये हमारा फेवरेट है।
ये गाते नहीं है, लगा के सुनाते हैं। मतलब जब मैं गुस्सा हो गई तो वही 2 गल्ला करिए प्यार दिया। झगड़े भी होते हैं, बहुत झगड़े होते डेली झगड़ा होता। अच्छा, डेली किस झगड़े बात को होते। लेके? छोटी छोटी बात पे। छोटी छोटी बातों को लेके। जैसे कि तुम 12 बजे तक क्यों सो रहे हो, अभी तक क्यों नहीं उठे, ये घर का काम तुमने नहीं किया, हम दोनों मिल के फाइट करते, दोनों करते फिर। हाँ, तो ये सब को लेके फिर बच्चा रो रहा है तो मैं काम कर रही हूँ, तुम संभालो, तुम करो, तो छोटी बातें लेके कभी कभी हो जाती है। इन्हें मजा आता है। हाँ। अब देखो ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ प्यार करो, वो रिलेशन में मजा नहीं आता। फाइट भी हो, प्यार भी हो, वो फिर ज्यादा लॉन्ग टाइम। मार दो कभी सर को थप्पड़। किसको? सर को मारा है मैंने। मार देगी भाई, उकसाओ मत, वो मार देगी। मारा नहीं, मारा तो नहीं। नहीं, प्यार मोहब्बत में तो चलता है, चल ऐसे बात से कई बार मारा। ऐसे प्यार से, लेकिन मैं जरूर इनको ऐसे कर देती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं। अच्छा, कभी इनके भाई नहीं, गुस्सा है आज तो मैं बताऊंगा इसने। नहीं, लेडीज पे गुस्सा नहीं, मैं क्या गुस्सा, हम पूछते हैं उनको क्या गुस्सा करोगे। अरे बहुत बड़ा मैसेज दे दिया आपने। तो उन पे गुस्सा नहीं। कभी ऐसा हुआ तो उसके साथ बात ही नहीं करूंगा पूरा दिन? हाँ, गुस्सा बात का अलग होता है कि बात नहीं करूंगा, पर उसके बाद फिर हो ही जाती है। ये गुस्सा होता है, फिर मैं भी गुस्सा होती हूँ, फिर 2 मिनट बाद सोचती हूँ कि अगर दोनों ही गुस्सा रहेंगे तो एक दूसरे को मनाएगा, तो मैं ही चुप हो जाती हूँ। मैं उनकी चलिए बोलती है कि जा समोसे ले आ। इसको पटाने का एक अच्छा तरीका है, अगर ये गुस्सा है, बात नहीं कर रहे, तो इसके सामने में समोसा खा लूं बैठ के, ये खुद आ जाएंगे। भाई समोसे आपको पसंद है क्या? हाँ भाई। अच्छा। समोसे देके तो कोई भी काम करवा लो। अच्छा, इतना समोसा का दीवाना है ये। जब भी गुस्सा इसको आता है तो मैं वही करती हूँ, बात नहीं करेगा, अब भी तुझे बताती हूँ, समोसे ले। कमजोरी भाई, समोसा आपकी कमजोरी है, मैम कमजोरी। हाँ भाई, कमजोरी इनकी, मेरी नहीं है, इनकी। समोसा मैम कमजोरी नहीं आपकी? नहीं, ये भी कमजोरी है पर वो अलग है। अच्छा, वो बड़ी कमजोरी से कंपेयर नहीं करूंगा ना दोनों के एक साथ। हाँ यार, समोसे को ज्यादा प्यार करते वो खाने वाली चीज है, जिंदगी है। तो कोई मैम को प्रपोज किया, आई लव यू बोला है? बोला सच पहले बोला था भाई। आज लाइव प्रपोज कर। ये सब चीजें ना शादी से पहले होती है। नहीं भाई, आज आपको इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए इतनी ऑडियंस, आपके लाइव प्रपोज करना भाई, वो कैसे करोगी? सच बताओ, मैम की तरफ देख के। कर दो, बोलो। शादी हो गई यार, अब कहाँ नहीं, वो कहते ना इलेक्शन खत्म और प्रचार वो खत्म, प्रचार खत्म। नहीं भाई, अब करना पड़ेगा। देखो मैम की तरफ देख के। तुम्हें बहुत सोहनी लगती है। ऐसे वाला नहीं, आई लव यू बोलना है। आई लव यू। अब रिप्लाई तो कर दो। आई लव यू टू बोलो। देखना वैसे पता है सब कितनी बार करते दिन में दूसरे को प्रपोज? नहीं, प्रपोज नहीं, दोनों कुटते जरूर है दोनों को। अच्छा, आपकी कमजोरी कहेंगे समोसा है, जलेबी हो, जैसे कुछ और हो, भाई मत पूछो। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बिरयानी। और एक और ट्विस्ट है, मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर, ये नॉन वेजिटेरियन है। और मैं चिकन भी ला के देता हूँ इसको, बना के भी देते। आप खाते नहीं कभी? नहीं भाई, कभी नहीं खाया। तो बनाते हो ना, तो एक गिलान आकर है, एक गिलान आकर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स हैं, सेम था ऐसे ही, वो खाते थे मेरे सामने, गिन भी नहीं आई कभी, साथ में बैठ के खा लिया, पर मैं आज तक कभी खाया नहीं। अच्छा, तो मैं आपके फोन में मैम का नंबर किस नाम से सेव है? सच बताना आज, सच बताओ आज। अंडा। वो क्या होता है? बस गोल सा ओ पांडा। अरे अपना नहीं बोल रहा, आपके हस्बैंड बोल रहे ऐसे कभी ये मुझे घंटी बुलाएंगे, कभी ये मुझे पहले बुलाता अंडा था भाई, बुलाएंगे। पहले बजती रहती थी वो, तभी चुप हो गया, अभी गोल सी और अंडा। अब मैं गोल सी हूँ तो मुझे अंडा बुलाता है। नाम देखो कितने अजीब वो हो नहीं गए। तो मौसम के हिसाब से नाम रखते हैं। और मैं इनको गोलू बुलाती हूँ, गोल मटोल सा है। पहली बार देखा था तब से इनको मैं गोलू, इतना प्यारा नाम दिया मुझे, ये अंडा घंटी पता नहीं। इसीलिए बताओ, आदमी ना झगड़ा करे तो क्या करे। आप क्या फोन में किस नाम से इनका नंबर? गोल। अरे भाई देख लो, ये गलत बात है, गलत बात है तो बिल्कुल। चलो मैं बदल दूंगा, अंडा। आप तो मौसम की तरह हो, नाम बदलते रहते नहीं, हो। बदल दूंगा, बदल दूंगा। तुम नहीं बदलोगे तो मैं पति बदल लूंगी। ये लो भाई, नाम नाम ही बदल दूंगा। तो बदलो। ऐसा नहीं हुआ कभी जान, बेबी, जिंदगी, ऐसे बात नहीं, ऐसा कुछ ना। शादी से पहले बोलता था जान जान जान, अब क्या आप बोलता जान का जंजाल। आप ये सोचो ना, अब मैं बताता हूँ ना,
जितने शादी पहले वाले हैं उनके फोन चेक करना, शादी के बाद वालों के करना, आपको खुद समझ आ जाएगा। आपकी होगी शादी? नहीं। तो फिर आप बाद में देखना। फिर मैं शादी होने बाद पर्सनल आपके पास नाम आप खुद चेंज कर दोगे। अगर भाई जी का जंजाल हो गया मेरा भी। पहले जान था, अब जान का जंजाल हो गया। ऐसा। तो मैम की एक गुड हैबिट एक बैड बतानी। हाँ बताओ। पता आपको? बैड थोड़ी सी है कि थोड़ा गुस्सा कर लेती है बस। ये हो गया। अब गुड तो है कि भाई मुंह फटा है लेकिन दिल की साफ है, जो है मुंह पे बोल देती है। अच्छा। चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, कुछ भी। नहीं भाई आप पंजाबी हो, पता क्या पंजाबी लोग गाली ज्यादा देते हैं। कभी आपको ऐसा होता है भाई क्या कि बात करे नॉर्मल गाली दे दी? आज तक नहीं, कभी नहीं, मुझे कभी नहीं दिया। हाँ बाहर अलग चीज है लेकिन यार दोस्त है वो तो सब में हाँ चलती वो है। सब में चलता है लेकिन घर पे नहीं। घर पे कभी, हम मुझे कभी नहीं दिया। अच्छा तो आपको बता नहीं मैम सर के गुड एक बैड? किसका? सर इनका? की। गुस्सा बहुत ज्यादा है। वो तो सेम है दोनों में। हाँ गुस्सा बहुत है, हम दोनों बॉम्ब ही है। नहीं साइज नहीं वैसे। गुस्से में समझ गया, गुस्से में वो और एक गुड हैबिट ये है कि मन का बहुत ज्यादा साफ है और औरतों का हर एक इंसान को ये हेल्प करते हैं, इज्जत करते हैं। मतलब मेरे अलावा हर एक औरत को ये दीदी बोलता है, सबसे अच्छी बात। बस ये शादी बात बोलते हैं, दिल का बहुत पहले साफ। क्या बोलती थी सभी औरतों को? कैसे? शादी से पहले औरतों क्या बोलती थी? जी दीदी। शादी से पहले कोई लड़की थी आपकी लाइफ में? नहीं भाई दोस्त बहुत है, पर ऐसा टाइम नहीं था भाई। एक्चुअल में क्या था कि जब मैं ना 10वीं में था तो फादर की डेथ हो गई थी। हाँ वो जिम्मेदारियाँ। तो जिम्मेदारियां आ गई सर पे, उसके बाद फिर काम में उलझ गए। शाम को फ्री होते थे, दोस्तों के साथ बैठना उठना हो गया, तो ऐसा कभी किया ही नहीं। और उस लड़के को जानते हो आप जिसने मैसेज फेंका था मैम के ऊपर? नहीं नाम सुना है लेकिन जानता नहीं हूँ। चलो कभी मिल लिया, मौका मिल गया, चलो ऐसे जा रहे हो भी पहचान ले वो लड़का है, फिर देखेंगे भाई। क्या बताया उस टाइम गुस्सा आएगा यार, चल यार जो हो गया बीत गया? नहीं गुस्सा आएगा भाई। लेकिन फिर हम एक्शन कुछ अभी लेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं करना कुछ। क्योंकि जो उसको उसके साथ जो होना है या तो कानून खुद सजा दे देगा या ऊपर वाला दे देगा। ये अभी फैमिली है, हमारी फैमिली, हम अपना फैमिली नहीं खराब करना चाहते। उसने जो देखो पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता, ये जानते होंगे है ना। तो उसने जो किया है ऊपर वाले के बनाए हुए चीज को उसने बिगाड़ा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ऊपर वाले खुद करेंगे। उनके घर में देर है अंधेरा नहीं, तो मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि आप ही करोगे जो करोगे बस। हाँ तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तक कीमती टाइम दिया। ऐसे रहना अंडे की तरह, मैं नहीं कह रहा सर कह रहे हैं आपको। मेरा नाम नहीं है ये, अंडा उनका नाम है। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो इतने पब्लिक प्यार करते हैं आपको, कोई लड़की ऐसा उनके साथ ऐसा हो जाए वो आत्महत्या की कोशिश करते हैं? नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ में देखिए जो हो जाता है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लेंगे, अपना जान दे देंगे। लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम के सामने घुटना टेकना कभी भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, डट के सामना करना है, क्योंकि अगर हम डर गए, हम हार गए तो वो जीत जाएंगे और उनको कभी नहीं जीतने देना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर रास्ते में आप चल रहे हो, कभी भी आप देखते हो किसी लड़की के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप वीडियो बनाना छोड़ के आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आप एक इंसान की जिंदगी बचा सकते हो। आप ये मत सोचो कि इतनी पब्लिक खड़ा है तो मैं हीरो क्यों बनूं। आप एक कदम बढ़ाओ, एक कदम के बाद दूसरी कदम भी आपके साथ बढ़ेगी, फिर तीसरी चौथी करते करते हजारों लोग आगे बढ़ेंगे और उस इंसान की आप जिंदगी बचा सकते हो। तो मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे बढ़ के लोगों की मदद करें, ना कि वीडियो बना के अपनी वायरल होने की कोशिश करें। राइट? हाँ तो हम लड़के हो गए इतने बड़े होने, जितने आप लड़के हो गए हो, शायद ही कभी हम आपके इतने बड़े हो सकते हैं लाइफ में कभी भी। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो भाई जी आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में? सेम ही है भाई की हेल्प करो, तो इतनी अच्छी वाइफ मिली है। ये तो अब नाम बदल देना भाई। नाम बदल दूंगा पक्का। अब क्या नाम रखोगे? सोचूंगा भाई वक्त के साथ। जिंदगी जान? नहीं जिंदगी जान तो वो तो पता ही है ही। नाम रखने से थोड़ी साबित होता है यार, वो तो है ही। आज आपका शाम का खाना कट है? मैंने खा लिया भाई। कट होता मैं खा नहीं बैठा।
खा के बैठा हूँ। हाँ तो भाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना कीमती टाइम दिया आपने। आपका धन्यवाद जो आप आए हमें सब इतने काबिल। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो को सब पार्ट वीडियो लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा जय हरियाणा।